सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट में आते हैं जो पॉलिटी का PT 365 है, दैट इज़ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो अभी जो उसमें पहला टॉपिक है दैट इज़ डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। तो मॉनसून सेशन जो है अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कोविड के बाद जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो धीरे धीरे क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि कुछ बिल्स जो हैं बिना डिस्कस करे पास किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इश्यूज़ हैं पार्लियामेंट्री सेशन से। तो मॉनसून सेशन जो है वो हमारा थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन है लोकसभा का, जो कि सिर्फ 21% है, और एट्थ लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन है हमारे राज्यसभा का, दैट इज़ 28% इन ओवर 2 डिकेड्स। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल के बाद जो है ये जो है बहुत प्रोडक्टिव नहीं रह गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो सिटिंग है ऑन द डिक्लाइन, देखिए आप धीरे धीरे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, तो जो हमारा दैट इज ब्लू डैश लाइन इज लोकसभा, तो लोकसभा की भी सिटिंग डिक्लाइन हो रही है और राज्यसभा की भी सिटिंग डिक्लाइन हो रही है। तो धीरे धीरे पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा सिटिंग होती थी, पर अब डिक्लाइन हो रही है। तो अब हम देखते हैं समॉनिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का सेशन जो समॉन होता है, मतलब एक साथ पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा और राज्यसभा को लाया जाता है, वो आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए अगर समॉनिंग ऑफ द पार्लियामेंट मेंशन है या नहीं है, तो येस इट इज मेंशन इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर जो है कन्वीन सेशन, मतलब सेशन को कन्वीन करने का, वो गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट का जो भी सेशन कन्वीन किया जाता है वो गवर्नमेंट करती है, और वो डिसीजन कौन लेता है, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन डिसीजन लेता है समवन का, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और डिसीजन जो है वो फॉर्मलाइज कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, जिनके नाम में पूरे एमपीज जो है एक साथ मिलते हैं सेशन में। ओके, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से कि पावर जो है कन्वीन करने का वो गवर्नमेंट के हाथ में है, और डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स लेते हैं, और डिसीजन जो है वो फॉर्मलाइज कौन करता है, दैट इज प्रेसिडेंट। तो वो आपको पता है प्रेसिडेंट समवन करते हैं सेशन। ओके, बट इंडिया का जो कैलेंडर है, पार्लियामेंट्री कैलेंडर है, वो कोई फिक्स्ड नहीं है। इंडिया जो है बाई कन्वेंशन वो पार्लियामेंट्री के 3 सेशंस होते हैं, कन्वेंशंस हैं, ये कहीं पर मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, किसी मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो बाई कन्वेंशन अगर बात करें तो पार्लियामेंट जो है 3 सेशन होते हैं एक साल में। पहला होता है बजट सेशन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन, जिसमें बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है मानसून सेशन, और फिर आता है विंटर सेशन। ओके, तो विंटर सेशन जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, और गैप जो होता है 2 सेशन के बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओके, 6 मंथ से अगर ज़्यादा होगा तो हमारा सेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई उन्होंने लिखा है कि गैप जो है पार्लियामेंट का सेशन का दो सेशन के बीच का गैप जो है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़, आई होप इट इज़ क्लियर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना है, क्योंकि जो 3 पार्लियामेंट्री सेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो बाई कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। अब थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं, कुछ जो हमारे पार्लियामेंट के पास होते हैं। तो सबसे पहला है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटिंग जो है पार्लियामेंट की उसको टर्मिनेट करना, मतलब उसको बोलना कि वो बाद में हो पाए। ठीक है, फॉर अ फ्यू आवर्स, डेज और वीक, मतलब कुछ घंटे के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ डेज के लिए पार्लियामेंट की सिटिंग, जो भी सिटिंग होती है उसको टर्मिनेट करना, दैट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डे क्या होता है, टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, मतलब आप कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता रहे हैं कि कितने टाइम के लिए जो सेशन है वो टर्मिनेट हुआ है, सिटिंग जो है पार्लियामेंट की वो टर्मिनेट हुई है। सॉरी, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि प्रोरोगेशन में सेशन जो है वो टर्मिनेट होता है और एडजर्नमेंट में सिटिंग टर्मिनेट होती है। तो मेक श्योर दैट कि आप इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखें, सिटिंग और सेशन। तो एडजर्नमेंट साइन डी में क्या होता है, टर्मिनेट होती है सिटिंग पार्लियामेंट की इंडेफिनिट पीरियड के लिए, और वो जो पावर है एडजर्नमेंट साइन डी कौन देता है, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, दैट इज स्पीकर। तो स्पीकर के पास पावर होती है कि वो जो है एडजर्नमेंट साइन डी करे। फिर प्रोरोगेशन आता है, मतलब प्रोरोगेशन मतलब होता है जो सिटिंग होती है एज वेल एज सेशन दोनों को खत्म करना, दैट इज प्रोरोगेशन। और वो पावर किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट जो है प्रोरोग करते हैं हाउस को। फिर रेसेस द टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली, मतलब रेसेस मतलब कब, मतलब जो भी सिटिंग टर्मिनेट हुई, फॉर एग्जाम्पल प्रोरोगेशन मतलब जो भी सिटिंग एंड हुई और सेशन एंड हुआ और उसके रीअसेंबली के बीच का जो टाइम रहता है उसे हम बोलते हैं रेसेस। ओके, सो एडजर्नमेंट साइन डी, प्रोरोगेशन। तो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डी में क्या
क्या टर्मिनेट होता है, दैट इज सिटिंग टर्मिनेट होती है, और वो कौन करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। और प्रोरोगेशन में क्या होता है, सेशन टर्मिनेट होता है, और सिटिंग भी मतलब सिटिंग और सेशन दोनों एंड होते हैं, और वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, और रेसेस आपको पता है। फिर डिसॉल्यूशन की अगर बात करें तो लोकसभा की लाइफ को पूरी तरह टर्मिनेट करना, और वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज डिसॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये जो पॉइंट है मतलब अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला है लोकसभा सेक्रेटेरिएट मतलब सॉट लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिप्लाई टू अ पिटीशन ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर फॉर ओवर 2 ईयर्स। 2 साल से जो है हमारी डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, उसके लिए उन्होंने बोला है। तो डेप्यूटी स्पीकर और उनके इलेक्शन कैसे होते हैं हम वो देख लेते हैं। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं हमारे लोकसभा के, आपको पता होना चाहिए। जो जब भी हमारा स्पीकर का ऑफिस वैकेंट रहता है और या फिर वो एब्सेंट रहते हैं स्पीकर, तो हमारे डेप्यूटी स्पीकर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्पीकर की वो डेप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 94 की अगर बात करें, 94 स्पीकर जो है रिजाइन करते हैं ऑफिस से डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर राइट करके। ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। अंडर आर्टिकल 93 अगर बात करें तो लोकसभा एज सून एज में भी 2 मेंबर को उनको चूज करना पड़ेगा हाउस से, रिस्पेक्टिवली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए। ठीक है, हाउस के मेंबर से ही लोकसभा जो है चूज करते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ओके, सो फिर उसके बाद क्या होता है, कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है कि इलेक्शन मतलब नो टाइम, कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है कि इलेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 93 प्रेसिडेंट जो है डेट फिक्स करते हैं इलेक्शन की स्पीकर की, और स्पीकर फिक्स करता है डेट किसकी, इलेक्शन की, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की। अब सिंस 11th लोकसभा अगर बात करें तो कोई भी देयर हैज बीन कंसेंसस दैट स्पीकर कम्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड अलायंस एंड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर गोज टू द मेन अपोजिशन पार्टी। तो मतलब पहले 11 लोकसभा के पहले क्या होता था कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहीं से भी हो सकते थे, बट 11th लोकसभा के बाद जो स्पीकर है वो हमारा रूलिंग पार्टी से ही आएगा, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी से आएंगे। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक लोकसभा हमारा रहता है, मतलब 5 ईयर्स तक जनरली। और रिमूवल जो है, डेप्यूटी स्पीकर जो है रिमूव होते हैं बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है हमारे डेप्यूटी स्पीकर को निकाला जाता है। और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं हमारे बजट कमेटी के, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्यूटी स्पीकर कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं बजट कमेटी के, जो कि सारे बजट जितने भी प्रपोजल होते हैं उनको अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पूरा बजट जाता है। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर अप्रूव करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो आपको पता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। रूल 8 जो है, रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा लीव्स इट टू द स्पीकर, जो है स्पीकर के पास ये छोड़ती है कि वो कोई भी डेट फिक्स करे डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की। रूल्स 8 में गिवन है, याद कर लीजिएगा, लोकसभा के रूल्स में गिवन है। और रूल 9 जो है ऑफ इट प्रोवाइड 10 मेंबर पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जो कि कौन नॉमिनेट करेंगे, स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, कि वो प्रिसाइड करे हाउस को जब स्पीकर जो है एब्सेंट हो और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो, मतलब दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो जो है हमारा जो हाउस है उसको प्रिसाइड करेंगे। एंड दे आर नॉट इक्विप्ड एंड एम्पावर्ड टू हैंडल ऑल द ड्यूटीज ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, मतलब उनके पास सारी ड्यूटीज नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। नाउ लेट्स कम टू डू यू रिमेंबर। अगर बात करें तो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं दैट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपको पता होना चाहिए। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनको दी गई है अंडर आर्टिकल 89। डेप्यूटी चेयरमैन जो है इलेक्ट होते हैं अमंग्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। आर्टिकल 178 की अगर बात करें तो वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन के बारे में, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए। ओरिजिन जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर का वो इंडिया में हुआ, डेट्स बैक 1921 में, बट जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब प्रायर टू 1991 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रिसाइड करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटिंग को, बट उसके बाद जो है 1921 के बाद चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद हमारे स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करने लगे। ओके, सो दिस इज द डेप्यूटी स्पीकर। नाउ लेट्स कम टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो वाई न्यूज़, तो
सेनेशियल सेलिब्रेशन अभी हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी का रिसेंटली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी होती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी भी जो भी पार्लियामेंट हमारे फंक्शंस करते हैं उनको डे टू डे चीज़ों को चीज़ देखने के लिए, पब्लिक फाइनेंसेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। अब दो टाइप, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो सबसे पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद हम जानते हैं एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या है, ये एक ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। आप याद कर लीजिए क्या है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कि फाइनेंस देखती है, एंड वो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1921 में अंडर द प्रोविजन, कौन से प्रोविजन के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। ओके, सो याद कर लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये एक ओल्डेस्ट कमेटी है जो फाइनेंसेस को देखती है, और फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, 1921 में। मेंबर्स जो है कमेटी के वो 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से इलेक्ट होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं। ओके, और स्पीकर जो है एम्पावर्ड है कि स्पीकर जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे खुद अमंगस्ट इट्स मेंबर, मतलब उन्हीं के मेंबर में से स्पीकर जो है चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। अब WM हेली जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे, एंड भूपेंद्र नाथ मित्रा जो थे इंडिया के पहले मतलब फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे, जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने मतलब वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे। और लास्ट प्रेसिडेंट जो थे बिफोर इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो लियाकत अली खान थे। अंटिल 1966 और 67 की बात करें तो चेयरमैन जो था कमेटी का वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे, बट सिंस 1967 के बाद एक कन्वेंशन लाया गया जहाँ पे चेयरमैन जो है कमेटी के वो अपोजिशन पार्टी से ही सेलेक्ट किए जाएंगे। अब फंक्शन की बात करें तो अभी रिसेंटली अगर अभी बात करें तो अभी जो है चेयरमैन वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं। अब फंक्शन क्या है इस कमेटी का, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है हर साल बनाई जाती है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ जो भी हमारे पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएट सम ग्रांट किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर जो भी पार्लियामेंट खर्च करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो गवर्नमेंट का होता है एनुअल वो एग्जामिन करते हैं। फिर अदर अकाउंट्स जो भी पार्लियामेंट एज अ कमिटी में डीम फिट वो भी अकाउंट करते हैं, और अकाउंट ऑफ दोज पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज जो कि कमिटी के अंदर आती है, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर आती हैं, वो एग्जेम्प्टेड है। तो वो जो भी चीज़ें कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग के आती हैं, अंडरटेकिंग के अंदर आती हैं, उन कमिटीज़ के अंदर आती हैं, वो जो है एग्जेम्प्टेड है इससे। ओके, सो इनका जो है वही है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एस्टिमेट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होती है। तो एस्टिमेट्स कमेटी आपको पता है कि पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी है, 1950 में सेटअप हुई थी, जो कि बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उनके बारे में बताती है। ओरिजिनली अगर बात करें तो 25 मेंबर्स होते हैं, बट 1956 के बाद उसकी मेंबरशिप इंक्रीज करके 30 कर दी गई, और ऑल द 30 मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। तो एस्टिमेट्स कमेटी में कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, सारे मेंबर्स किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं। चेयरमैन जो होता है कमेटी के वो ऑब्वियसली स्पीकर अपॉइंट करते हैं खुद ही उन्हीं के मेंबर्स से, और इनवेरिएबली अगर बात करें तो वो रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, एस्टिमेट्स कमेटी में वो रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी, रिकमेंडेशन में किसकी, कृष्ण मेनन कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशन में ये बनी थी। 1974 में इसके मेंबरशिप रेज कर दिए गए 22, जिसमें जहाँ पे 15 लोकसभा के मेंबर होंगे, 7 राज्यसभा के मेंबर होंगे, ठीक है। और चेयरमैन जो होगा कमेटी का वो भी स्पीकर ही अपॉइंट करेंगे, और वो सिर्फ लोकसभा से ही होने चाहिए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में अपोजिशन पार्टी से चेयरमैन होना चाहिए, एस्टिमेट्स कमेटी में रूलिंग पार्टी से चेयरमैन होना चाहिए, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में लोकसभा से ही चेयरमैन होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द 3 मेन कमिटीज ऑन फाइनेंसेस। अब आते हैं कैग एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब कैग का रोल क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, तो आर्टिकल 148 जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफिस है हमारे कैग का, और जो कैग होते हैं वो हेड होते हैं हमारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के। कैग जो है 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, पहली है अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, दूसरी है फाइनेंस अकाउंट पे, तीसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग में। और प्रेसिडेंट जो है वो सारी रिपोर्ट जो है दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के वहाँ पे रखती है, और उसके बाद क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इन रिपोर्टों को एग्जामाइन करती है, और उस एंड रिपोर्ट्स और वो जो भी फाइंडिंग है वो पार्लियामेंट को बताती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है एग्जामाइन करती है, दैट्स वाई कैग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। नाउ लेट्स कम टू डू यू रिमेंबर की अगर बात करें
तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एज एन कहीं मेंशन नहीं है, वो एक कन्वेंशन है। बट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है अपनी अथॉरिटी उनको कहाँ से मिलती है, वो है आर्टिकल 105 एंड 118, क्योंकि 105 में प्रिविलेज दिया गया है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, और आर्टिकल 118 में पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो आर्टिकल 118 में बोला गया है पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बनाए, अपने प्रोसीजर बनाए और अपना बिजनेस को कंडक्ट करे। तो इन अ वे, मतलब इनडायरेक्टली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है अथॉरिटी 105 और 118 आर्टिकल से मिलती है। अब दो टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, पहली है स्टैंडिंग कमिटी, दूसरी है एडहॉक कमिटी। तो स्टैंडिंग कमिटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमिटी वो कमिटीज़ होती हैं जो परमानेंटली वर्क करती हैं, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, और वो कमिटीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तीन टाइप में। पहली है फाइनेंशियल कमिटी, दूसरी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। फाइनेंशियल कमिटी 3 होती हैं जो कि हमने बता दिया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं जो कि 24 हैं, एंड अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती हैं। फिर एडहॉक एंड सेलेक्ट कमिटी की बात करें तो एडहॉक कमिटीज़ जो होती हैं, एडहॉक नाम से ही पता चल रहा है कि वो टेम्परेरी होती हैं, और वो जब तक उनका टास्क रहता है तब तक वो परफॉर्म करती है, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। तो एडहॉक कमिटी भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहली है इंक्वायरी कमिटी, दूसरी है एडवाइजरी कमिटी। ओके, अब 17 डिपार्टमेंटल DRSCs वर सेटअप पार्लियामेंट में सेटअप की गई 1993 में। रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन में, रूल्स कमेटी की रिकमेंडेशन में। इन 2004 7 जो है और जोड़ी गई, तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कितनी हो गई हमारी, 17 से 24 हो गई। तो अभी अगर क्वेश्चन आए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी कितनी है, तो 24 है। ओके, सो दिस इज द parliamentary committees. Now let's come to related news. तो department related standing committees are being reconstituted. तो अभी reconstitute हुई है, तो पार्लियामेंट ने अभी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि 3 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पहली तो वो जो भी बिल पार्लियामेंट निकालती है उन बिल को एग्जामाइन करती हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए, जो भी फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्ट्री तो उनके लिए एजुकेशन वाले टॉपिक्स हो गए, और उनके इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामाइन करती है। और बजटरी आउटलेज जो है डिपार्टमेंट का, उनको भी एग्जामाइन करती है। अब आउट ऑफ 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी अगर बात करें तो 8 जो है राज्यसभा में वर्क करती हैं, 16 जो है वो लोकसभा में वर्क करती हैं। और हर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर हुई है, रूल्स 268 जो कि लोकसभा के रूल्स है उसके अंदर, और उसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और वो जो मेंबर्स हैं वो कौन नॉमिनेट करेगा, स्पीकर नॉमिनेट करेंगे लोकसभा के, और चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के नॉमिनेट करेंगे। और मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं होना चाहिए कमिटीज़ का, और मेंबर जो है कमिटीज़ के वो जो होल्ड ऑफिस मतलब जो भी ऑफिस होल्ड करते हैं वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था बट इस बार भी मैं आपको कवर कर दे रही हूँ। हालांकि पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स हैं वो पहले पढ़ा चुके हैं हम, बट फिर भी इस बार आया है तो इस बार पढ़ाना ज़रूरी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि वेस्ट बंगाल में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करिए। तो अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारा अपर हाउस है स्टेट का, आपको पता होगा, लाइक द राज्यसभा। मेंबर जो हैं काउंसिल के वो इधर नॉमिनेट होते हैं और इधर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे लोकसभा के मेंबर से, मतलब जो भी हमारे मेंबर्स हैं वहाँ से। तो मेंबर जो है काउंसिल के वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नर या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। टेन्योर जो होता है हमारे काउंसिल का वो 6 ईयर्स होता है, और जो थर्ड मतलब 1/3 जो मेंबर है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, और वो साइमल्टेनियसली लोकसभा, राज्य, स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी एक का ही मेंबर होना चाहिए। अब अंडर आर्टिकल 169 पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ वो क्रिएट कर सकते हैं और एबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। वो 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जाता, ठीक है, वो अंडर 368 के बाहर है ये। तो पार्लियामेंट एबॉलिश और क्रिएट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द असेंबली मेंबर्स, ठीक है।
वो पास कर दे। अंडर आर्टिकल 171 अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहाँ पे वन थर्ड जो है हमारे वन थर्ड से मतलब वन थर्ड ऑफ एमएलए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, मतलब 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, और वन थर्ड जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से नहीं होने चाहिए। तो वन थर्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स और 40 से मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। 40 मेंबर तो होने ही चाहिए, मतलब 40 मेंबर होने ही चाहिए, और वन थर्ड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें तो वंस द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल अगर सेटअप हो गया तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल जो है वो 7th इंडियन स्टेट हो जाएगा जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा आफ्टर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, सो दिस इज द वो। नाउ लेट्स कम टू कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बात करें तो हमने बताया कि वन थर्ड मेंबर जो है वो इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब वन थर्ड मेंबर जो है वो कहाँ से इलेक्ट होंगे? लोकल बॉडीज से, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज और लोकल अथॉरिटीज हो गई। 1/12 मेंबर जो है टीचर्स इलेक्टेड बाय टीचर्स, और 1/12 मेंबर जो है ग्रेजुएट से इलेक्ट होंगे, और 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मीनिंग अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है हमारे इंडियन स्टेट का, ठीक है, जहाँ पे मेंबर जो है पार्शियली इलेक्ट होते हैं और पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हमारा लोअर हाउस है, जहाँ पे मेंबर्स जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू द पीपल। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर होते हैं। और मिनिमम एज लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनके लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 ईयर्स होनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो है हमने बताया कि वन थर्ड मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली, जो कि मैक्सिमम वन थर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो मैक्सिमम 500 मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम हमारे 60 मेंबर्स होने चाहिए। अब मनी बिल की बात करें तो मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस भी नहीं होता, अमेंड भी नहीं होता, रिजेक्ट भी नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस भी हो सकता है, अमेंड भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। बजट की बात करें तो ये बजट को डिस्कस कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते डिमांड फॉर ग्रांट्स में। और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वोट कर सकता है। जो वोट ऑन डिमांड्स है वो एक्सक्लूसिवली राइट है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का, जैसे कि लोकसभा का होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करते और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज, दो यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली एंड पुडुचेरी के पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात करें तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अभी 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के। तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह फंक्शन कर रहे थे। देन मद्रास स्टेट पोस्ट 1947, देयर आफ्टर तमिलनाडु फ्रॉम 1969। ये सेटअप कब हुआ था? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसके अंडर सेटअप हुआ था। एमएलसी जो है वो सेवरल लैंडमार्क लेजिस्लेशन उन्होंने पास किए, जैसे कि वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। फिर मुथु लक्ष्मी रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द काउंसिल। हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1926, एबोलिशन ऑफ देवदासी सिस्टम एंड इशूइंग फ्री पट्टास टू द पुअर फॉर हाउसिंग साइट्स। ठीक है, तो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली जो है काउंसिल जो है अभी 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। अब डू यू रिमेंबर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो मेजर प्रोविजंस हैं हम वो देख लेते हैं, क्योंकि आता है जनरली। तो उन्होंने बोला था कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स का प्रोपोर्शन है उनको इंक्रीज़ करना है 70%, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वो चल रहा था। 1909 में जब उन्होंने डिमांड की थी तो उतने ज़्यादा मेंबर्स इंक्रीज़ नहीं किए थे। तो 1919 में उन्होंने प्रोपोर्शन जो है इलेक्टेड मेंबर्स का वो 70% इंक्रीज़ कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेकी जो है वो पहली बार आया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट को सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में डिवाइड करता है। तो डायरेकी का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में एक बार आ चुका है। डायरेकी का मतलब क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लिस्ट, दैट इज मीनिंग ऑफ डायरेकी। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियर गॉट इंस्टीट्यूटेड। तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो क्रिएट हुआ, और 1 सीट इन हीज टेरिटोरियल प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज रिजर्व फॉर नॉन ब्राह्मिन्स। नॉन ब्राह्मिन्स के लिए जो है कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है गवर्नर को कि गवर्नर जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन उसके लिए बाइंडिंग होता है कहीं ना कहीं, अगर वो एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन मणिपुर। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आप याद कर लीजिए, ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बताया गया है, बट डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफरेंट टाइप से इंटरप्रेट किया है। मतलब ये एक पोजीशन है विद सर्टेन ड्यूटीज़ और मोर और लेस ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। अब एसेंस क्या है, क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंट्रोड्यूस किया गया? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एसेंस क्या है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो फ्री मैनर में वर्क करें, फ्री मतलब ड्यूटीज़ जो है अपने फ्री मैनर में करें, कोई भी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। फर्दर पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग ऑफ लिस्ट निकालते हैं जो भी एग्जेम्प्ट होती हैं ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन से, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। अब आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड 191 क्लॉज 1 उसमें एमपी और एमएलएज जो है बेयर्ड है, मतलब वो होल्ड नहीं कर सकते ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस देख लेते हैं। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि टेस्ट किया कि वेदर अ पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब आप अपॉइंटमेंट टेस्ट करो कि वो ये कोई भी पर्सन मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है, अगर वो एमएलए एमपी बन रहा है, तो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में भी वर्क कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा। तो अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है उसका, उस तरीके से आप देखें, या फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे। फिर प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वप्न रॉय 2001 का केस आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए कि कौन से ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करे, रिमूव करे और परफॉर्मेंस करे, परफॉर्मेंस देखे उनके फंक्शंस उन ऑफिस का, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। जब रिम्यूनरेशन जो है ऑफिस का वो गवर्नमेंट से अटैच हो, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जब वो वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड विद द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की पावर है उसके पास, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। और वेदर द ऑफिस एनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस द बाय वे ऑफ पेट्रोनेज। तो मतलब ये जो 4 तरीके के ऑफिस हैं वो मतलब इस तरीके के अगर ऑफिसेज हैं तो वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। अब जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया क्वेश्चन एज टू वेदर वन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। तो व्हाट इज रेलेवेंट इज वेदर द ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट और प्रिकॉशनरी गेन, नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन्ड अ मॉनेटरी गेन। मतलब उन्होंने बोला कि क्या वो पर्सन प्रिकॉशनरी गेन या प्रॉफिट ले रहा है उस ऑफिस से और नहीं, या फिर वो मॉनेटरी गेन ले रहा है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डिसाइड किया। तो दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइंड है। पार्लियामेंट मतलब कोर्ट जो है इंटरप्रेट करता है टाइम टू टाइम कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कोई भी ऑफिस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स कम टू सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 12 मेंबर जो है पार्लियामेंट के, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अभी एंटायर सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है उनको। तो रूल 256 जो है हमारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, वो सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पार्लियामेंट। राज्यसभा का जो भी रूल्स है वो प्रोवाइड करते हैं कि मेंबर्स जो है राज्यसभा के कैसे सस्पेंड होंगे। ठीक है, तो रूल्स जो है 13 बार यूज कर दिया गया है पास्ट में, और टू सस्पेंड 26 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द रूल 256। अगर बात करें तो चेयरमैन जो है अगर उनको लगता है ज़रूरी है तो वो कुछ मेंबर्स का नाम बोलेंगे जो कि हमारे चेयरमैन को डिसरिगार्ड करते हैं, उनकी अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करते हैं और रूल्स को अब्यूज़ करते हैं काउंसिल के। तो और जो भी बिजनेस हमारे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो उनको जो है चेयरमैन उन कुछ मेंबर्स का नाम लेगा। मेंबर जब भी नाम लेगा तो वो मेंबर सस्पेंड हो जाएंगे फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। मतलब एक सेशन अगर कितने दिन का बचा है तो उस सेशन के लिए वो सस्पेंड हो जाएंगे। और काउंसिल में एट एनी टाइम मोशन पास करके उन सस्पेंशन को रिजॉल्व कर सकती है या फिर टर्मिनेट कर सकती है। तो हाउस जो है वो टर्मिनेट करेगा, मतलब काउंसिल जो है टर्मिनेट करेगी, पर मेंबर का नेम कौन देगा? दैट इज चेयरमैन देंगे नेम उनके मेंबर का। फिर आते हैं एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी एक्सपेंड कर दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 77 बाय इंडक्टिंग न्यू मिनिस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग जूनियर मिनिस्टर्स। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंट्रोड्यूस किया, उसमें आर्टिकल 75 क्लॉज 1A इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे बोला था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए एमपीज, मतलब 15% जो है 15% ऑफ द लोकसभा के जो भी एमपीज हैं उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका साइज और क्लासिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन किया गया। क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टायर बॉडी में होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अभी एक्सपेंशन हुआ है। अब आते हैं राज्यसभा पासेस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो एक्ट जो है ये क्या मॉडिफाई करेगा, जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स का जो भी पार्ट है उसको मॉडिफाई करेगा रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब उन्होंने बोला है कि अबोर जो है वो है उसको डिलीट करना है, मिशमी, कमन, ईदू और तरोवन उनको इंक्लूड करना है, और इंक्लूजन ऑफ मोनपा, मेम्बा, सरतंग, सजोलंग इन लिeu ऑफ मोम्बा एटसेट्रा, इन सबको हमको इंक्लूड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप स्पेसिफाई करिए शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। फर्दर वो पार्लियामेंट को परमिट करते हैं कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं लिस्ट ऑफ नोटिफाइड एसटीज। ठीक है, पार्लियामेंट जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट। अब रिपीलिंग ऑफ लॉ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 फार्म लॉज को रिपील्ड किया है, मतलब एंड किया है। अब उस पावर कहाँ से आती है रिपील करने की, तो आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को कि वो लॉज बना सकते हैं। पार्लियामेंट को पावर देता है कि टू मेक लॉज, ऑल्सो गिव्स पावर, पार्लियामेंट को वो भी पावर देते हैं कि वो रिपील कर सकते हैं कोई भी लॉ थ्रू रिपीलिंग और अमेंडिंग एक्ट। यूजुअली जो बिल टाइटल रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट्स वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर दिस पर्पस, और ये पास होता है सेम प्रोसीजर थ्रू उसी प्रोसीजर से पास होता है जैसे अदर बिल पास होते हैं। पावर जो ये पावर लास्ट टाइम यूज़ की गई थी 2019 में, जब पार्लियामेंट ने 58 एब्सोल्यूट लॉज को रिपील्ड किया था। अब सनसेट क्लॉज की अगर बात करें तो लेजिस्लेशन के पास सनसेट क्लॉज होता है, अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर विच दे सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब कुछ एक डेट के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एंटी टेरर लेजिस्लेशन, टेररिस्ट डिसरप्शन एक्टिविटीज एक्ट 1987 कॉमनली नोन एज टाडा, वो सनसेट क्लॉज है विच वाज अलाउड टू लैप्स इन 1995, तो वो लैप्स हो गए। तो दैट इज रिपीलिंग ऑफ लॉ। सो दिस इज द एंड ऑफ आई थिंक parliamentary procedures and all. I will come to center state relation thereafter. Thank you so much. If you have any problem just comment me on the comment section. आपको जो भी कुछ डिस्कशन करना हो आप प्लीज़ मुझे एस्पिरेंट्स वाले चैनल में मैसेज करिए, मैं उसमें आपको पूरा रिप्लाई दूंगी। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द आंसर्स, जो भी आपसे मैंने आंसर्स पूछे आपने मुझे दिए कमेंट सेक्शन में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।